यानी कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश के निकट पाई जाने वाली फसल है, जहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है, ठीक है, वहाँ पर ये उगने वाली फसल है, ठीक है। इसमें विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है, ठीक है। इसके लिए वर्षा की मात्रा अधिक होनी चाहिए, इन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, ठीक है। आप जानते हैं इसे रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में अगर भारत की स्थिति देखें तो इसे मुख्य रूप से भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियों में से उगाया जाता है रबड़ को, ये आप लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, यानी ये तो आपका रबड़ के संदर्भ में आपने देख लिया कि रबड़ का उत्पादन कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है, रबड़ के बारे में आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, यानी रबड़ के बाद आगे बढ़ने पर रेशेदार फसलें, ठीक है, यानी आप रेसे जानते होंगे, तंतु या रेशा इन्हें हम कहते हैं, तो इनका उपयोग क्या होता है, यानी वस्त्र वगैरह बनाने में होता है और जो सामग्री है पैकिंग इंडस्ट्री की सामग्री वगैरह है उसके लिए इसका प्रयोग होता है, तो उन्हें रेशेदार फसलें बोलते हैं। तो सेकंड पॉइंट लिख लेना, खाद्य फसलें और रेशेदार फसलें, ठीक है। तो भारत में 4 मुख्य रेशेदार फसलें उगाई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कितनी उगाई जाती हैं, 4, ठीक है। इसमें पहला सब पॉइंट यही है, 4 कौन सी हैं, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम में, ठीक है, ये भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं, ठीक है। अब देखिए, ये कपास, जूट, सन तो है हमारी जो है ये मिट्टी में उगने वाली फसलें हैं, वहीं आपकी जो रेशम है ये रेशम कोकून से प्राप्त किया जाता है, यानी कीड़े के कोकून से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर पहले का सब पॉइंट लिख लेना, इनमें से 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। चलिए बात करते हैं आप, अब देखिए ये कीड़ा जो है रेशम के कीड़ा वाला जो कोकून है, ये मलबरी एक पौधा है, मलबरी करके, मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पाला जाता है। यानी आपसे पेड़ भी पूछा जाएगा कि रेशम के जो कीट है वो कौन से पौधे पर पाला जाता है, मलबरी पेड़ की पत्तियों पर पाला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसी में थर्ड सब पॉइंट लिख लेना, जो रेशम के कीड़े हैं, रेशम के कीड़ों का जो पालन है इसे हम रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहा जाता है, ये लिख लेना आप। अब चलिए आगे बात करते हैं रेशेदार फसलों में। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपने बात कर ली, यहाँ पर रेशम के संदर्भ में बात हो गई आपकी, ठीक है। अब इसी में रेशेदार फसलों में सब हेडिंग आपकी कपास है, मैंने बताया था 4 रेशे हैं, यहाँ पर 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं, तो इसमें इसी में अगली फसल जो है आपकी सब हेडिंग आप डाल लेना इसी में ही, ये है आपकी कपास। देखिए भारत को कपास का मूल स्थान कहा जाता है, जैसे रबड़ का मूल स्थान आपको पता होगा अमेजन के जंगल माने जाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार भारत को कपास का मूल स्थान, कपास के पौधे का मूल स्थान कहा जाता है, ठीक है। और आप जानते ही हैं सूती कपड़ा उद्योग जो है पूरा कपास पे डिपेंड करता है, हम जो पहने बैठे हैं सब कपड़ा जो पहनते हैं वो सब कपास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख लेना, सूती कपड़ा उद्योग में कपास का एक मुख्य कच्चा माल है और कपास के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, ठीक है। अगर बात करें कपास की तो दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी में ये जो है कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, यानी आपकी महाराष्ट्र गुजरात वाली रीजन में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है, ठीक है। बात करें इस फसल को उगाने के लिए यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, हल्की सी वर्षा यानी बहुत ही कम वर्षा और 210 पाला आधारित दिन, यानी बिल्कुल ठंड नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, खिली धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए ये गुजरात और आपका महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पर ज़्यादा उगाई जाती है। ऊपर से वहाँ पर जो है लावा मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी में अच्छी खासी उगाई जाती है ये, ठीक है, तो आपने देख लिया होगा। अब देखिए ये जो फसल है ये खरीफ की फसल है, ये आप ध्यान रखना, ये जो फसल है आपकी ये खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर लिख लेना महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी के उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, यानी पहले स्थान पर आपने दिखाया महाराष्ट्र दिखाया यहां पर, ठीक है, ये लिख लेना आप। अब देखिए यहां पर अगला जो है आपका, आपने कपास देख लिया, रेशम देख लिया, अगला रेशा जो है जूट है। देखिए जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है और जूट की फसल जो है बाढ़ के मैदानों में जहाँ पर जल निकास वाली जो उर्वरक मिट्टी होती है, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर ये उगाई जाती है। अब देखिए जूट को उगाने में जो आपके प्रमुख राज्य हैं वो वेस्ट बंगाल है, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग किसके लिए होता है, बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, ठीक है,
और दस्तकारी के वस्तुएं बनाने में किया जाता है। ये लिख लेना आप, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए, ये देखिए नोट करके ये लिखना पड़ेगा आपका। अगर बात की जाए तो आज ये जो है एक श्रम साध्य वर्क है जूट का उत्पादन। तो श्रम साध्य वर्क होने की वजह से क्या है कि कृत्रिम रेशों का आज प्रचलन बढ़ चुका है मार्केट में, इस वजह से इसकी उपेक्षा हो रही है। तो कहीं ना कहीं जूट की कीमतें कम होती जा रही हैं, मांग कम हो रही है इसकी, क्योंकि बाजार में जो नायलॉन वगैरह के रेसे हैं, कृत्रिम रेसे हैं, वो आसानी से उपलब्ध भी हैं, ठीक है, और सस्ते दामों में उपलब्ध हैं। तो ऐसे में कोई ये इतना महंगा रेसा क्यों खरीदे, ठीक है, इसलिए इसकी पूछ कम होती चली जा रही है। चाहे मत लिखना, समझ लेना, केवल रहने दीजिए, मत लिखिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगली हेडिंग है आपकी, ये है आपकी हेडिंग है प्रौद्योगिकी और संस्थागत यहाँ पर सुधार, ठीक है। अगली हेडिंग आप डाल लेना, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ जो भारत में खेती है हजारों सालों से हो रही है। अब समय की मांग के हिसाब से ज़रूरी ये है कि उसमें प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए जाएं, यानी कि हम उसमें उच्च तकनीकी का इस्तेमाल करें और जो मूलभूत परिवर्तन है, चाहे वो जमीनी लेवल पर हों या फिर बीजों से संबंधित हों, ठीक है, तो उन सब में जब परिवर्तन हम करेंगे तभी हम अधिक उत्पादन, ठीक है, अधिक खाद्यान्न के लिए उत्पन्न कर पाएंगे। तो आज की जो हमारे जो फसल है, आज की कृषि है, प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में ये लगातार हमारी भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास जो अवरुद्ध होता जाता है और इसकी गति जो है मंद हो जाती है, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट ये डाल लेना कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि की जो विकास है वो अवरुद्ध हो रहा है और इसकी गति मंदी हो रही है, ठीक है। यानी आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में आज भी बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं कि जहाँ पर लोग, किसान जो हैं, मानसून पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, मानसून पर डिपेंड करते हैं। तो मानसून पर डिपेंड करने की वजह से क्या होता है, कभी फसल हो जाती है, कभी बीमारी जाती है। काफ़ी जगह ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं है, यानी कि लोग गरीब हैं, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, यानी ट्रैक्टर वगैरह हैं, आधुनिक उपकरण वगैरह हैं, आधुनिक फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, इन सब का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका उत्पादन हो नहीं पा रहा है, ठीक है, उतना जितना चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना हो नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, ये उनका जो कृषिगत ढांचा जो विकसित करने में एक जो है मदद नहीं दे पा रही हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ज़रूरी है कि उन्हें प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के तहत उन्हें जो है ये चीज़ें मुहैया करवाई जाएँ, बेसिक फैसिलिटी मुहैया करवाई जाएँ, ताकि वो अपने कृषि सुधारों के तहत अपनी भूमि का उत्पादन बढ़ा सकें, ठीक है। आज अगर देखा जाए तो 60